सेल्स, नेट प्रॉफिट, मोटर होल्डिंग और डेट, इन चारों पॉइंटर्स पे कुछ ना कुछ अच्छा किया है कंपनी ने। वैल्यूएशन पॉइंट से ये स्टॉक काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ मिस्टर अनुज जैन वापस जुड़ चुके हैं और आज हम वापस से एक और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका प्रोडक्ट हमारी रोटी की जरूरत को कहीं ना कहीं पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। किसी भी सॉइल की हेल्थ के लिए दो तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। यूरिया जो है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में यूरिया का अमंग द टॉप लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। तो हम बात कर रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर्स की। और मिस्टर अनुज जैन जो हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा सा और इस कंपनी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स है। तो बताइए अनुज जी, क्या लगता है इस कंपनी ओके, को? करण, ये कंपनी जो है केके बिरला ग्रुप की कंपनी है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इसके बिजनेस पे अगर मैं आऊं तो इनके दो मेजर सेगमेंट्स हैं, यूरिया और नॉन यूरिया। यूरिया का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो नॉन यूरिया के प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेजरली ये ट्रेडिंग करते हैं, डीएपी, एमओपी, एनपीके एंड देन स्मॉलर स्केल पे पेस्टिसाइड्स है, सीड्स है, सिटी कंपोस्ट है, उसमें भी ये बिजनेस करते हैं। यूरिया के प्रोडक्शन के इनके तीन मेजर प्लांट्स हैं और जिसमें लेटेस्ट में इनका एक 2019 जनवरी में एक प्लांट कमीशन हुआ है। ये तीनों प्लांट राजस्थान में है और अराउंड 3.4 मेट्रिक टन का इनका कैपेसिटी है। आपको अगर मैं एक और ब्रीफ देना चाहूं, यूरिया इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में। जितना अपना कंजम्पशन है विजा विज जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ता है, तो इंडिया को इंपोर्ट करना ही पड़ता है यूरिया भी। एंड द अदर साइड डीएपी, एमओपी, डीएपी का भी एक परसेंटेज है जो इंपोर्ट करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है इंडिया की उसमें प्रोडक्शन में। राइट, एंड एमओपी तो 100% ही इंपोर्ट होता है। राइट। तो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर चंबल फर्टिलाइजर्स। और इसमें राइट। दो चार चीजें हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे यूरिया जो है वो कंप्लीटली प्राइस कंट्रोल्ड है। मतलब जो उसका एमआरपी है कि कितने प्राइस में वो बिकेगा, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इनफैक्ट यही नहीं बल्कि उसका जो रॉ मटेरियल है जो यूरिया को मैन्युफैक्चर करने में लगता है, जो कि नेचुरल गैस है, वो भी प्राइस कंट्रोल्ड है फॉर द यूरिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। मोर ओवर सिर्फ यही राइट। नहीं बल्कि ये प्रोडक्ट्स हेवीली सब्सिडाइज भी हैं। यूरिया ऑलमोस्ट 70% सब्सिडाइज है। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो सिर्फ 30 रुपए ही फार्मर को देने पड़ते हैं, बाकी 70 रुपए गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। राइट। और कंपनी के जो बाकी के दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं डीएपी और एमओपी, वो भी सब्सिडाइज है। पर वो प्राइस कंट्रोल नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल नहीं करती। वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में आते हैं जहां पे गवर्नमेंट न्यूट्रिएंट के बेसिस पे कुछ फिक्स सब्सिडी दे देती है इन कंपनीज को, और कंपनीज एमआरपी अपने हिसाब से फिर चूज करके एमआरपी लगा सकती है उन प्रोडक्ट्स पे। राइट। राइट। ये तो लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री स्पेसिफिक बातें हो गई। अब अगर अनुज हम कंपनी स्पेसिफिक जाएं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस हैं, तो उसमें क्या तुझे लगता है? ओके, सो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो एक मेरे को लगता है, चंबल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। तो इंडिया का अगर मैं बात करूं, इंडिया का डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे, जो पॉपुलेशन है और जो कंजम्पशन कंजम्पशन वहां से जनरेट होता है, तो ये जो डिमांड रहेगी फूड की, ये कंसिस्टेंट रहने वाली है। इसमें एक और चीज ये है कि ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है। अभी ये जो लॉकडाउन लगा था सिंस मार्च, ये कंपनीज को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, इनका परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन वो सब एज इट इज रहा है। इस सेक्टर के एज सच फ्यूचर आउटलुक अगर मैं देखूं तो डिमांड सस्टेनेबल है और राइट, आगे ये कंपनी ग्रो ही करेगी। राइट, सेकेंडली, इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने का मिशन रखा है 2023 तक। राइट, तो आप इनकम अगर डबल करने का सोचेंगे गवर्नमेंट फार्मर्स की, तो एक बेसिक फैक्टर ये भी आएगा कि उनका कल्टीवेशन या प्रोडक्शन भी बढ़े, ताकि राइट, ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ेगी। कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए अनदर नीड इज फर्टिलाइजर। सो अकॉर्डिंगली इन दोनों बेसिस पे ये कंपनी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है और आगे इसका मेरे को ग्रोथ पाथ और डिमांड कंसिस्टेंट दिखती है। राइट, राइट। अब कंपनी स्पेसिफिक अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो इनफैक्ट जो इसके पिछले 2-3 साल में बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुई है। अगर 2018 की बात करते हैं हम, तो 2018 में अर्निंग पर शेयर सिर्फ 12 रुपए के आसपास था, और वही ओके। आज सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 34 रुपीज हो गया। तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। तो इन जबरदस्त ग्रोथ का कारण क्या रहा, वो समझना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही रहा है कि रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। जो 7500 करोड़ रुपीज हुआ करता था 2018 में, आज दिस कंपनी इज सेलिंग ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ प्रोडक्ट पर ईयर।
और सिर्फ रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रो हुआ है। 10 to 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ करता था 2018 में, वही आज बढ़ के 17 to 19% हो गया है। अब इसका कारण क्या रहा है? रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन, ये दोनों क्यों ग्रो हुए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन ये रहा है कि इनका जो G3 प्लांट है वो कमेंस हो गया था 2019 की स्टार्टिंग में, जनवरी में। तो वहां से इनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई यूरिया की। अब कैपेसिटी बढ़ गई तो सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि तूने बोला कि सेल्फ एफिशिएंट हम लोग है नहीं, तो जितना भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सब सब हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। मोर ओवर, गड़ेपन 3 प्लांट इज हाईली कॉस्ट एफिशिएंट। जो पावर वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है रिस्पेक्टिवली, तो इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन पे सीधा सीधा असर दिखा है यहाँ पे। एंड दिस इज सस्टेनेबल, ये आगे भी रहने वाले हैं, ये ऑपरेटिंग मार्जिन आगे भी रहने वाले हैं। मोर ओवर, जो नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स है, डीएपी और एमओपी, वहां पे भी बहुत तेजी से ग्रो किया है कंपनी ने। इनफैक्ट मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स में ये दिखता है कि मैनेजमेंट अब उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, क्योंकि यूरिया प्रोडक्ट तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रो करेगा नहीं अंटिल कि वो लोग एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और स्टार्ट कर दें। तो यूरिया प्रोडक्ट ग्रो नहीं करने वाला। जो ग्रो कर सकता है वो है नॉन यूरिया प्रोडक्ट, विच इज डीएपी एंड एमओपी। तो डीएपी राइट। एमओपी का अगर हम पिछले साल के फर्स्ट हाफ से कंपैरिजन करें इस साल के फर्स्ट हाफ का, तो ऑलमोस्ट 70% ग्रो किया है वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि मैनेजमेंट का फुल फोकस अब नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स पर भी है। और मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि मार्जिन्स अभी अच्छे हैं उनके नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स में भी। पर यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम नजर आती है, वो ये है कि वो लोग मैन्युफैक्चरर्स नहीं है डीएपी और एमओपी के, वो लोग ट्रेडर्स हैं। वो लोग किसी और से खरीदते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं और अपने ब्रांड के अंडर, जो कि उनका मदर ब्रांड है उत्तम, उसके अंडर वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर इंटरनेशनली प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ या फिर फॉरेन एक्सचेंज में कुछ एडवर्स इंपैक्ट आया, तो वो क्लियर कट इनके मार्जिन्स को इंपैक्ट करेगा, इनके मार्जिन्स पे दिखेगा। तो वो रिस्क फैक्टर हमेशा इस कंपनी के साथ रहेगा अंटिल दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डीएपी एंड एमओपी एज वेल। अब इसके अलावा और क्या लगता है फाइनेंशियल्स को देखते हुए, बैलेंस शीट्स को देखते हुए, और क्या लगता है तुझे? तो करण, जैसे कि अभी अपन सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की है, एक और मेरे लिए फैक्टर होता है, वो होता है डेट। तो Correct. चंबल फर्टिलाइजर के अगर अपन बात करो, कंपैरिजन करें मार्च 2020 से सितंबर 2020 के पीरियड का, तो इनने अपने डेट को अच्छा खासा रिड्यूस किया है। Right. जो डेट इक्विटी रेशियो 2.4 के आसपास रहता था इनका, वो 1.5 के आसपास आ चुका है। Right. डेट कम होने से डायरेक्टली इनका जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। एक और, चंबल फर्टिलाइजर का जो रेटिंग एजेंसी से रेटिंग मिली हुई है, उससे फायदा ये होता है कि इनकी जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है, या इनको जो बोरोइंग अगर करना रहता है मार्केट से, आप देखेंगे तो इनको लेस देन 4% पे ये लोग बोरो करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो कम डेट और लो इंटरेस्ट कॉस्ट, ये दोनों चीजें इस कंपनी के बेनिफिट्स में बहुत अच्छे से ऐड करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझको ये इन्वेस्टेबल भी लगता है स्टॉक। राइट अनुज, इस पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे आई थिंक हमको सब्सिडी को भी फैक्टर इन करना चाहिए। अब यूरिया में बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑलमोस्ट 70%। तो कंपनी राइट। एमआरपी पे जो बेचती है तो वो फार्मर्स को तो सब्सिडाइज रेट्स पे बेचती है और फिर गवर्नमेंट पे रिलाय करती है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देगी। तो वहां पे जो राइट। सब्सिडी रिसीवेबल्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर अभी भी देखोगे आप सितंबर क्वार्टर की बैलेंस शीट देखोगे तो ऑलमोस्ट 4700 करोड़ रुपीस रिसीवेबल्स है थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अगर बजट कंस्ट्रेंट आता है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे वो सब्सिडी इमीडिएटली रिलीज नहीं कर पाते, तो वो सब्सिडीज में रिसीवेबल्स बढ़ते जाते हैं और इनको वर्किंग कैपिटल और डालना पड़ता है अपने बिजनेस में। उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ते हैं। तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर रहता है कि उनको लोन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा पड़ेगी। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज और है कि अभी कुछ टाइम पहले सुनने में आया था कि गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है उसका फेज 2 इंप्लीमेंट करने का सोच रही है। फेज 2 में ये होगा कि सब्सिडी गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स को देगी, जैसे कि अपने एलपीजी सिलेंडर्स में होता है कि हम लोग फुल रेट पे खरीदते हैं और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी हमारी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दे देती है। लेकिन वो सिर्फ अभी न्यूज थी, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला गवर्नमेंट से। मोर ओवर, अभी जब गवर्नमेंट में ये सब न्यूज आई रही थी कि ऐसा हो सकता है, उस समय लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद अब जब लॉकडाउन हटा है तो जो एपीएमसी बिल को लेकर के जो अभी तनाव है बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, वो चल रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट शायद ये स्कीम इमीडिएटली नहीं ला पाएगी, क्योंकि अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम विद द फार्मर्स। बट अगर ये स्कीम फ्यूचर में भी कभी आ जाती है तो वहां पे सीधा सीधा इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे दिखेगा इस कंपनी की और लोन्स पे दिखेगा। तो ये चीज एक पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो फ्यूचर में होता है या नहीं होता है वो चीज हमेशा रहेगी। और इसमें एक चीज और छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ अनुज की यूजुअली यूरिया बिजनेस में सब्सिडी ज्यादा होती है, नॉन यूरिया बिजनेस में सब्सिडी कम होती है रिलेटिवली। नाउ सिंस दिस कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन द नॉन यूरिया बिजनेस, तो इनका जो सेल्स टू सब्सिडी का जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे सब्सिडी रिस्पेक्टिवली कम हो जाएगी, क्योंकि नाउ देयर नॉन यूरिया बिजनेस इज ग्रोइंग मोर देन देयर यूरिया बिजनेस। इसके अलावा वैल्यूएशन पॉइंट से या स्टेक होल्डिंग पॉइंट से और क्या लगता है तुझे अनुज, इस कंपनी में और क्या है?
एक और जो मेरा मेजर फैक्टर है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप चेक करेंगे पिछले 3 साल का इसका जो शेयर होल्डिंग का मूवमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रमोटर ने इसकी ऑलमोस्ट 2% स्टेक रेस की है। तो एक प्रमोटर अगर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है कि ये कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, एंड देन देयर आर पॉजिटिव्स फ्रॉम दैट कंपनी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने भी अराउंड 3.5% इंक्रीज के स्टेक इन लास्ट 3 इयर्स। अगेन वो सब भी वेरी पॉजिटिव है। जस्ट एक 2% का स्टेक रिड्यूस किया है एफआईआई ने। उसका लॉजिक या रीजन नहीं पता, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट नेट इन्वेस्टर इसमें इंक्रीज कर रहा है अपनी स्टेक, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। तो उस शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो मेरे लिए एक पॉजिटिव निकल के आता है कि देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, तो वी कैन लुक फॉर आवर ओन इन्वेस्टमेंट एज वेल। राइट, तो ये सब चीजें देखते हुए व्हाट इज योर कंक्लूजन कि अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं कि चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो सेल्स, नेट प्रॉफिट, प्रमोटर होल्डिंग और डेट, इन चारों चारों पॉइंटर्स पे कुछ ना कुछ अच्छा किया है कंपनी ने फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्टली इस स्टॉक की प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मतलब कंपनी की हिस्ट्री में ये प्राइसेस नहीं आए हैं, तो सारे रेजिस्टेंसेस जितने भी होते हैं वो सबको ब्रेक करके ये ऊपर निकला है। तो मेरे लिए ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा स्टॉक बनता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टेबल कंपनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइडर है, डिविडेंड टाइम पे देती है, तो दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर मी इफ यू लुक फॉर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। राइट राइट। अगर मेरा थॉट प्रोसेस में बताऊं अनुज, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पॉइंट से ये स्टॉक काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल का मीडियन पीई 10 है, और आज की बात करें तो आज का पीई करीब 7 है इस कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ट्रू। ये स्टॉक का हमेशा वैल्यूएशन कंपैरेटिवली काफी कम रहा है, क्योंकि इसका जो मेन फोकस था यूरिया पे, वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बट अब मुझे लगता है इस कंपनी में पॉजिटिव ये हो रहा है कि दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द नॉन यूरिया प्रोडक्ट, और वहां पे तेजी से ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को वैल्यूएशन मिलना प्रीमियम चालू हो जाएगा। और अभी जो इसका वैल्यूएशन है, G3 प्लांट के कमेंट्स होने के बाद भी इनका ऑलरेडी अर्निंग पर शेयर काफी बढ़ चुका है, पर इसका वैल्यूएशन अभी भी काफी चीप है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो इसका एवरेज वैल्यूएशन रहा है पिछले 5 साल में, उसको तो इसको टच करना चाहिए कम से कम। तो मुझे लगता है कि फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। मैं पर्सनली डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहूंगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लूंगा अभी, क्योंकि मैं 2-3 फैक्टर्स देखना चाहूंगा अभी कि आगे जाके इनका जो नॉन यूरिया बिजनेस है उसमें ग्रोथ कैसी होती है। क्या ये लोग नॉन यूरिया बिजनेस में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और क्या जो नॉन यूरिया बिजनेस में जो इनको अभी मार्जिन मिल रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं। ये 2-3 फैक्टर्स मैं देखना चाहूंगा। मोर ओवर मैं सब्सिडी पे भी अपनी नजर रखूंगा अभी, कि सब्सिडी की तरफ से क्या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है इस कंपनी के लिए। अगर ये चीजें होती है तब तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म बाय, बहुत अच्छा करेगी ये कंपनी। बट अदरवाइज भी मेरे को लगता है कि जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स अपना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अनुज और मेरी दोनों की तरफ से आप खुद की रिसर्च कीजिए। ये सिर्फ हम अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म डेफिनेटली ये कंपनी इन्वेस्टेबल। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और कुछ अनुज इसके अलावा? नहीं, दैट्स इट। अगर आप इसको 10 के पीई पे देखना चाहते हैं, जो आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, तो भी ये प्राइस यहाँ से 40 to 50% का अपसाइड दिखाता है। डेफिनेटली। So, इस वीडियो को यही रैप करते हैं। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोगों का मिशन यही है कि हम जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी फैला पाए उतना ज्यादा अच्छा। सो शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, बिकॉज यू नेवर नो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये डेफिनेटली एजुकेट कर पाएगा और उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में एक थोड़ी सी हेल्प कर पाएगा। अगर आप लोगों को आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। बाय बाय।